वो कोई फाउंटेन नहीं, वो शिवलिंग है। यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था इस तथाकथित मस्जिद से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तुरंत उसी दिन हमने, उसी क्षण मैंने कसम खा ली कि ये आज आखिरी दिन है जब हमारे शिवलिंग पे वजू हो रहा है। जो सिर्फ मिट्टी हटाने से जो मूर्तियां मिली हैं अभी तो वो आपके सामने है। 92 डेज तक ये सर्वे चला। कैसे गुरु नानक देव ने 1510 में सरयू में स्नान करके राम मंदिर की पूजा की थी, 1510 में, मतलब मंदिर तोड़ने के 18 साल पहले। और उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को 17वीं शताब्दी में बनवाया। कि हादिया सोफिया में क्या हुआ था, वहां पे आपने क्यों रेस्टोरेशन किया, जेरूसलम की लड़ाई आज क्यों लड़ी जा रही है, छोड़ दीजिए जेरूसलम की लड़ाई। एएसआई ने ठोक के और बहुत ही बोल्डली ये बात कही है कि इसके नीचे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अब सार्वजनिक हो चुका है और जैसे ही ये सर्वे सार्वजनिक हुआ तो जैसा कि उम्मीद थी कि जो लोग मस्जिद के पक्ष में हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो मंदिर के पक्ष में है वो काफी उत्साहित है कि अब इस सर्वे के बाद शायद मंदिर का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन क्या न्यायिक व्यवस्था में इस सर्वे का महत्व है और मंदिर की ये लड़ाई आगे तक कहां जाएगी और क्या है सर्वे के मायने, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले को जो तन मन धन से लड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, अधिवक्ता हमारे साथ हैं। विष्णु जी, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका मैंने ज़्यादा इतनी लंबी नहीं दी क्योंकि जितना आप जानते हैं इस सर्वे के बारे में, एएसआई सर्वे जब हो रहा था पहले इसे रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद आप कोर्ट गए, लड़ाई लड़ी और अब जब सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो मुस्लिम पक्ष को परेशान कर रही हैं? देखिए, पहले तो इस सर्वे को कराने के लिए 3 साल तक हमने काफ़ी भयंकर लीगल लड़ाई लड़ी, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमने 100 गुना ज़्यादा मेहनत की है 1% अचीव करने के लिए, 100 गुना ज़्यादा मेहनत। तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को सर्वे का आदेश दिया और सर्वे के आदेश के बाद वहाँ एएसआई की 42 मेंबर्स की टीम, जो टेक्निकल टीम है, वो वहाँ पे तैनात थी उस पूरे परिसर में। जो बैरिकेडेड एरिया है जिसे खसरा नंबर 9130 के नाम से जाना जाता है, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर, सो कॉल्ड एलिज्ड ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर, उसे मैं मस्जिद नहीं मानता हूँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी के लिए। तो वहाँ पे सर्वे शुरू हुआ और 92 डेज तक ये सर्वे चला और सर्वे की जो टाइमिंग रहती थी सुबह 9 से 5 बजे तक ये सर्वे बराबर चलता था। सर्वे के दौरान जो चीज़ें मिलने लगीं तो मिलते मिलते सर्वे में काफ़ी उम्मीद जग गई कि ये सर्वे काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग सर्वे जो अलग अलग सेलार्स हैं, तहखाने हैं, सेलार S2 है जो व्यास परिवार का तहखाना है, अलग अलग जो सेलार्स हैं, वेस्टर्न वॉल है, वहाँ से शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, कृष्ण भगवान की टूटी हुई मूर्ति, ये सारी चीज़ें, एक अर्घा जिसका शिवलिंग हटा हुआ है, ये सारी मूर्तियाँ वहाँ से बराबर मिलती चली गई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ इसमें एक्सकेवेशन का ऑर्डर नहीं था, कोई खुदाई या कोई डिगिंग नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई को खुदाई का आदेश दिया था और उसमें यह भी लिखा था खुदाई तब करें अगर ज़रूरत पड़े तो। पर उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को रोक लगा दी, उस ऑर्डर के उस पार्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी और ये कहा कि आपको पूरा ये मॉडर्न टेक्निक से करना है और कोई खुदाई वहाँ पे नहीं करनी है। तो जो सिर्फ मिट्टी हटाने से जो मूर्तियाँ मिली हैं अभी तो वो आपके सामने है। यानी अगर खुदाई की जाएगी तो और भी सच सामने निकल कर आएगा। उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा, पर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो अभी एक्चुअली अगर खुदाई भी होती तो खुदाई का निष्कर्ष यही निकलता है कि क्या इसके नीचे एक भव्य हिंदू मंदिर था, जो एएसआई ने ऑलरेडी फाइंडिंग दे दी है बिना खुदाई किए हुए, थ्रू जीपीआर टेक्निक और जो अदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके आधार पे एएसआई ने ये रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था इस तथाकथित मस्जिद से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि इसी बात को 2002 के एएसआई सर्वे में राम मंदिर में लाग लपेट के बोला गया नॉन इस्लामिक है। पर इस बार एएसआई ने ठोक के और बहुत ही बोल्डली ये बात कही है कि इसके नीचे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। और दूसरी बात एएसआई ने जो अपनी फाइंडिंग दी है, वो एएसआई ने बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है
कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, और मैं बताऊंगा इसका लीगल पहलू क्या है। और इन सारी चीज़ों में फिर जब एएसआई ने और अध्ययन किया तो जो पिलर्स थे वहाँ पे, जो खंबे थे जिसपे ये तथाकथित मस्जिद खड़ी हुई है, वो खंबे खुद में एएसआई ने कहा कि ये तो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, और उसके ऊपर जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी उसको मिटाने का काम किया गया है। फिर इस तथाकथित मस्जिद के जो 3 गुम्बद आप देख रही हैं, उसका जो राइट साइड वाला गुम्बद है उसके नीचे एक कमरा है, उस कमरे में एक शिलालेख मिला, एक इंस्क्रिप्शन मिला, और वो इंस्क्रिप्शन आधा टूटा हुआ है, और उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ एएसआई के पास 1965 में मौजूद है, एएसआई नागपुर में। और उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को 17वीं शताब्दी में बनवाया। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष है, अंजुमन इंतजामिया, उनकी थ्योरी ये है कि हम तो हज़ारों साल से इस जगह को यूज़ करते आ रहे हैं मस्जिद के रूप में। तो वो इंस्क्रिप्शन खुद ही दिखाता है कि वो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बनवाया। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो पहली बात, इनकी थ्योरी डैमेज होती है, और साथ ही साथ उनकी ये थ्योरी डैमेज होती है कि हज़ारों साल से इसको एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया जा रहा था। जो उनका खुद का जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो बता रहा है 17वीं शताब्दी में मिला है। और ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये कह रहे थे कि ये वक्फ थी और औरंगजेब ने कभी इसको वक्फ किया नहीं, वक्फ के कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। अच्छा, जब उनको ये सब पता चल गया कि ये सब होने वाला है तो उस इंस्क्रिप्शन को तोड़ दिया गया। उस ओरिजिनल फोटोग्राफ जो लंबा इंस्क्रिप्शन है उसकी एएसआई के पास है, पर उसका आधा टूटा हुआ हिस्सा इन्हीं के कमरे से मिला। हाँ। ये बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, उसकी फोटोग्राफ भी लगाई है और उसका ट्रांसलेशन भी लगाया है। तो ये एक बहुत मतलब ओवरऑल जो एएसआई की रिपोर्ट है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पूरी रिपोर्ट में हर एक क्षण उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वहाँ पे मूर्तियाँ जाके रख दी गई, क्योंकि वो पूरा एरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ बैरिकेडेड है, और बाहर स्टेट पुलिस उसका पहरा देती है और अंदर सीआईएसएफ उसका पहरा देती है। पूरी तरफ से सीआईएसएफ से गार्डेड है। और जो लोग नमाज पढ़ने में जाते हैं, पहली बात तो हम लोग जा नहीं सकते अंदर, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो एक पेन भी अंदर लेके नहीं जा सकते, तो वहाँ पे अंदर कुछ जा नहीं सकता है। तो जो वस्तु स्थिति थी नवंबर 1993 में जब ये बैरिकेडिंग लगी, वही आज तक उसमें इंटैक्ट है, वस्तु स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सर्वे में जितनी चीज़ें मिली हैं हर एक चीज़ का वीडियो बना है। दोनों पक्ष, हम तो 4 या 8 की मात्रा में रहते थे, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा संख्या में अंजुमन इंतजामिया के लोग उस सर्वे में मौजूद रहते थे, क्योंकि उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। उनके सामने ये सारी चीज़ें मिली और उसकी वीडियोग्राफी बनी है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि एएसआई का ये जो सर्वे है ये बायस्ड है, क्योंकि एएसआई ने वही बात कही है जो मिली है। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, तो वो मिली है, उसको यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप उस फैक्ट को नहीं काट सकते। जो आप बात बता रहे हैं एएसआई के सर्वे में वही चीज़ें हैं जब पिछले साल जून में जब वहाँ पर हमने देखा था कि बाबा मिल गए, जब दिखाई दिए थे, तब भी यही चीज़ें प्रत्यक्ष वहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये एक तरह से सर्वे ने उसकी पुष्टि कर दी है। लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये तो मात्र सर्वेक्षण है, ये पुरातात्विक तथ्य या साक्षी नहीं है। अगर हम कोर्ट की नज़र से देखें या कानूनी पहलू से देखें तो ये सर्वे कितना मायने रखता है? देखिए, सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न अदालत के सामने ये है कि क्या यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न अदालत के सामने ये है कि क्या इस तथाकथित मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यक्ष प्रश्न अदालत के सामने ये है कि क्या जो खंबे हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं। फिर वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं क्या वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यक्ष प्रश्न अदालत के सामने ये है कि क्या उस जगह का एक स्वरूप, एक कैरेक्टर हिंदू मंदिर का कैरेक्टर है कि ये एक मॉस्क का इसका कैरेक्टर है। क्योंकि अगर आप किसी भी मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ पे मूर्ति पूजा हराम है और कोई भी मूर्तियाँ नहीं मिल सकती हैं। किसी भी मस्जिद में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ नहीं मिल सकता है। किसी भी मस्जिद के अंदर नंदी, शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्तियाँ, कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ, विष्णु भगवान की मूर्तियाँ नहीं मिल सकती हैं। तो क्या इसका कैरेक्टर है, क्या इसके जो खंबे हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे कि नहीं, ये सारे सवाल अदालत के सामने थे। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ एक एक्सपर्ट बॉडी एएसआई जैसी इसका जवाब दे सकती थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग एएसआई की क्रेडिबिलिटी पे
और इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैंने सुना पिछले 2-3 दिनों में बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं जो उस पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में था, 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने सर्वे का ऑर्डर दिया। उनकी तरफ से सिर्फ एक ऑब्जेक्शन था कि ये सर्वे अभी इस स्टेज पे मत करिए। एएसआई की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं था। ये मामला जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद उस ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे रोक लगाई 26 जुलाई 2023 तक 2 दिन की रोक लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा आप इसको डिसाइड करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी पिटीशन फाइल हुई है 25 जुलाई 2023 को शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे से 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई को 3 दिन बहस हुई। उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन नहीं था कि एएसआई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया 3 अगस्त 2023 को। फैसले में भी उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन नहीं था कि एएसआई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को इसमें अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस नहीं की गई कि एएसआई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, मैं उनको ये दावत देना चाहता हूं कि पहली बात तो उस केस की कभी भी लीगल प्रोसीडिंग में रहे नहीं। अगर वो बैरिस्टर हैं तो वो अपनी लॉयर और अपना जो अंदर का एडवोकेट है वो कोर्ट में आके दिखाएं। उन्होंने कोर्ट में तो आके इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन किया नहीं मस्जिद की तरफ से। 92 डेज के सर्वे में वो रहे नहीं, केस के फैक्ट्स उनको पता नहीं है। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देना कि ये सर्वे क्रेडिबल नहीं है, मुझे लगता है कि अंजुमन इंतजामिया भी उनसे बात से वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का कोर्ट में स्टैंड था वो उससे भी अलग एक स्टैंड लेके चल रहे हैं। उन्होंने सर्वे एएसआई की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं था। वो सर्वे को रोकना चाह रहे थे। हाँ, वो सर्वे को रोकना चाह रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि एएसआई से मत कराइए, कोई कैनेडियन एजेंसी से करा दीजिए, कोई अमेरिकन एजेंसी से करा दीजिए, कोई आप तुर्कमेनिस्तान मतलब अरब कंट्री की एजेंसी से करा दीजिए। ये उनका नहीं क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था सर्वे नहीं होना चाहिए। तो जो ओवैसी साहब या बड़े बड़े लोग जो बातें कर रहे हैं, उनको केस के, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ही शालीनता से, उनको केस के रियल फैक्ट्स ही नहीं पता, क्योंकि उस केस की लीगल हियरिंग में, लीगल डिस्कशन में थे ही नहीं। वो बैरिस्टर हैं सिर्फ कमरे में, पर ऑन ग्राउंड वो नहीं है। विष्णु जी, विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा है कि अब जबकि सामने सारे साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं और एएसआई सर्वे में भी सामने आ गया है कि वहां पर मूर्तियां हैं, वहां मंदिर था, तो अब मुस्लिम समाज को ये मंदिर सौंप देना चाहिए हिंदू समाज को। ये मांग राम मंदिर के समय भी उठी थी, उसके बाद जाके फाइनली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसका नतीजा सब देख रहे हैं कि बन तो गया मंदिर। अब एक बार फिर से यही मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है, आपको क्या लगता है, मानेंगे दूसरा पक्ष? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का समर्थन करता हूं कि अंजुमन इंतजामिया को इस जगह को सौंप देना चाहिए, पर साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहता हूं। वो सौंप तो दें, पर राम मंदिर की तरह कोई 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड इस बार नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसिफाई करने का एक कल्चर डेवलप हो गया, इस कल्चर को बंद होना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई अगर आपके घर में एक गुंडा मवाली घुस आए और वो आपकी ज़मीन को कब्जा कर ले, तो कब्जा खाली करने के समय उसको बोला जाए कि उधर ज़मीन ले लो, ये प्रिंसिपली और सैद्धांतिक तरीके से गलत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ज़मीन थी जिसको वक्फ घोषित कर दिया गया और वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ज़मीन है, वक्फ कैसे हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट सही कह रहा है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की ज़मीन है, वक्फ नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं बन सकती, पर इनको ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए। तो ये ऑल्टरनेट लैंड देने का जो सिस्टम है बंद होना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे बाबा के ऊपर वजू किया है, हमारी मूर्तियां भंजन करके वहां पे तोड़ के छिड़-भिंड की हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो यहाँ से डिसेंट एग्जिट ले लें और इस जगह को छोड़ के चले जाएं। दैट्स इट। पर इसके जगह कोई ऑल्टरनेट लैंड ना मांगे और कोई बातचीत की टेबल पे हम लोग नहीं बैठेंगे जहां पे ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ का फॉर्मूला निकलेगा कि ज्ञानव्यापी के बाद अब मथुरा की बात मत करिए, इसके बाद उसकी बात मत करिए, या हमें 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दे दिए। ये सारी बातें नहीं होंगी। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो विश्व हिंदू परिषद ने आज उनको ऑफर किया है कि आप यहाँ से एक डिसेंट एग्जिट ले लीजिए और यही समय है, सही समय है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का, माननीय आलोक कुमार जी की इस मांग का मैं समर्थन करता हूं और ये सही बात है कि उनको छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ते तो लीगल कार्रवाई चल रही है, उसमें थोड़ा समय लग जाएगा पर हम उसको भी जीतेंगे। 100 कदम चलेंगे एक कदम आगे बढ़ने के लिए, पर वो काम हम करके रहेंगे। आपने जैसे कि देखा, अभी राम लला आ चुके हैं,
आप भी वहां, आपने देखा क्या माहौल है, पूरे देश में रामलला के आने का उत्साह है। और उसी उत्साह के बीच में एक उम्मीद भी जगी है कि अब काशी और मथुरा जो है वहां पर भी हमारे जो प्रभु हैं, काशी विश्वनाथ हुआ या कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण हुए, उनकी भी जो मस्जिद बना दी गई है, वहां पर भी उनका जन्म स्थान जो है वो शुद्ध करा जाए या मंदिर बनाया जाए वहीं पर। ये जो आप पूरा मामला देख रहे हैं, क्योंकि रामलला का केस, रामलला लड़े, काफी साल चला, 500 साल प्रतीक्षा चली और फिर फाइनली कोर्ट के थ्रू ही ये सॉल्यूशन निकला। जब ये एसआई सर्वे हुआ और ये सार्वजनिक हुआ, तो एक बार फिर से उम्मीद बंधी है कि काशी विश्वनाथ में भी न्याय होगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो सबको पता है कि सच क्या है। आपको क्या लगता है, जितना समय राम मंदिर के लिए लगा, क्या उतना ही समय कोर्ट में काशी विश्वनाथ के लिए भी लगेगा? देखिए, राम मंदिर का जो केस था वो अपने आप में इस देश का मुझे लगता है पहला ऐसा केस था जहाँ पे सिविलाइजेशनल बैटल लड़ी गई और सिविलाइजेशनल बैटल में एक वर्डिक्ट आया 69 ईयर्स के बाद। राम मंदिर के केस में सारे लोगों को, इस पूरे देश को, समाज को, पूरी सिविलाइजेशन को बहुत सीखने को मिला कि इस तरह के केसेस कैसे लड़े जा सकते हैं, क्या शास्त्रीय नियमों के हिसाब से केस फाइल हो सकते हैं। हमें माननीय देवकीनंदन अग्रवाल जी ने सिखाया कि हिंदू देवी देवता का अपना महत्व होता है और हिंदू देवी देवता एक जीवंत प्राणी होते हैं, उनकी तरफ से केस फाइल किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा एक एवोल्यूशन हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ राम मंदिर के केस में। 69 ईयर्स की जो बैटल थी उसमें 39 ईयर्स तो फैज़ाबाद की कोर्ट में ही वो मामला पेंडिंग रहा, उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। जब देश और समाज जागा 1 फरवरी 1986 को, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की इंपॉर्टेंस समझी और इसको अपने पास ओरिजिनल ट्रायल के लिए मंगाया। 1989 में ट्रायल शुरू हुआ, फिर ट्रायल में बहुत समय लगा और उसके बाद 2010 में अल्टीमेटली फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में 9 साल लग गए जजमेंट आने में। लोग जागरूक हो गए कि नहीं, अब जजमेंट आना चाहिए। तो मुझे लगता है वो जो 69 ईयर्स का दौर था लीगल हिस्ट्री का राम मंदिर के केस में, आज समाज इतना ज़्यादा जागरूक हो चुका है और इतना ज़्यादा समाज के अंदर चेतना आ चुकी है अपने राइट्स के लिए, अपने सिविलाइजेशनल बैटल के लिए, अपने महत्वपूर्ण आस्था के केंद्रों के लिए। तो मुझे नहीं लगता उतना समय लगना चाहिए। और मैं उसको उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इस केस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, ज्ञान व्यापी की केस को इंपॉर्टेंस को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर किया है। पिछले 3 साल में आप हमारी लीगल जर्नी देखिए, हम 7-11 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 12 सितंबर 2022 को जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 31 मई 2023 को जीत चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्टे नहीं लगाया है। साथ ही साथ एएसआई सर्वे मैंने आपको बताया 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं। एडवोकेट कमीशन का जो सर्वे है वो 7 और 8 मई 2022 को हुआ था, 14, 15 और 16 मई 2022 को हुआ था। उस पर कोई रोक नहीं लगी। वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एडवोकेट कमीशन का सर्वे हम जीते हैं। तो आप ये देखिए 3 साल के अंदर हमने कितनी बड़ी जर्नी पार की है और 3 साल में इस ज्ञान व्यापी के केस को कितनी इंपॉर्टेंट तौर पे, लीगल तौर पे खड़ा किया है। क्योंकि सिर्फ इतिहास के आधार पे या हिस्टोरिकल बुक्स के आधार पे केस नहीं फाइल हो सकता है, वहाँ की वस्तु स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये सोचिए कि हर एक कदम पे हमने 100 गुना लड़ाई लड़ी है एक कदम आगे बढ़ने के लिए। जब हमने एडवोकेट कमीशन की दरखास्त दी तो वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। जब हमने केस फाइल किया तो 7-11 वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई। जब हमने एएसआई सर्वे किया तो वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई। तो हर एक पग पग पे वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हो रही है। एक लड़ाई हुई है जो वजू टैंक एरिया, सील्ड एरिया, अभी उसकी बात आगे हम सुप्रीम कोर्ट में करने वाले हैं। वजू एरिया का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को कर दिया कि उसकी एएसआई सर्वे होना चाहिए। 20 हियरिंग यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराबर ट्रैवल किया मैंने, और कम से कम 10 रात में सिर्फ ट्रेन में सोया कि वजू टैंक का एएसआई सर्वे होना चाहिए। उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर किया 12 मई 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई चल रही कि भाई वो स्टे वेकेट किया जाए। तो 3 साल में हमने जो जर्नी की है इस केस में, वो करीब, मैं कंपैरिजन की बात नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत तेज प्रोग्रेस हो रही है। और एएसआई सर्वे हो चुका है बाकी परिसर का। जो सील्ड एरिया है जहाँ पे हमें वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ है, उसका एएसआई सर्वे होना है। उसके बाद इस केस में ज्यादा समय नहीं लगना है। वस्तु स्थिति देखिए, वहां पर तो पहले वहां पूजा भी हुआ करती थी। व्यास जी का तहखाना था जहाँ पूजा होती थी, साल में एक बार होती थी, और शायद पहली मंजिल पे मस्जिद है और नीचे वो तहखाना है। देखा जाए तो ऐसी जगह पे इबादत नहीं होती है ऐसा कहा जाता है, पर फिर भी होती रही। उस तहखाने की वस्तु स्थिति क्या है वहां पर अभी? देखिए, आज पहले तो उस तहखाने में एक सर्वे हुआ था 1997 में एडवोकेट कमीशन द्वारा। उस सर्वे में वहाँ पे दरवाज़ा बंद था और वो दरवाज़ा नहीं खोला गया था। कालांतर में एक ऐसा दौर आया कि अभी वहाँ पे
अंजुमन इंतज़ामिया कभी भी उसमें कब्जा कर सकता था। तो हमने कोर्ट में केस फाइल किया कि, और वहाँ पे इस समय वो एरिया पूरा दरवाज़ा उसका टूट चुका है और वो व्यास जी का जो तहखाना है ओपन था। तो हमने कोर्ट में केस फाइल किया और हमने ये कहा कि भाई इसमें कभी भी अंजुमन इंतज़ामिया कब्जा कर सकता है, तो उसको आप रोक दिया है, इसको मतलब प्रोटेक्ट करिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करिए और रिसीवर अपॉइंट करिए। मैं आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 17 जनवरी 2024 को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने वहाँ पे रिसीवर अपॉइंट कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो एरिया सौंप दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो वो वाला केस है उसको भी हम लोग जीतेंगे। तो सारे केसेस इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में चल रहे हैं, सारे केसेस वहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कंसोलिडेट हो चुके हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में जो आपने सवाल पूछा कि 69 ईयर्स लगे राम मंदिर में, तो यहाँ पे तो ये प्रोग्रेस है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले को अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की डेट है 26 मई 2023। तो आप ये समझिए केस फाइल हुआ था 2020 में, 3 साल के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, जो राम मंदिर के केस में 39 ईयर्स लगे। तो बहुत प्रोग्रेस से केस चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों केसेस, श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस और ज्ञान व्यापी का केस, लॉ पे, फैक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग है। और जल्द ही जल्द जैसे ही ये सील्ड एरिया का, वजू टैंक एरिया का एसआई सर्वे हो जाता है, हम इसमें वाद बिंदु तय करेंगे, वाद बिंदु फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी और जजमेंट आएगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट रहा नहीं है। अगर इसको प्रोफेशनली और बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही क्लिनिकली किया जाए तो ये काम मुझे लगता है सरलता से 3 महीने के अंदर हो सकता है। सिर्फ हर आदमी उसमें कोऑपरेट करे, उसकी बात है। आप जो बता रहे थे, जैसे हम अक्सर देखते हैं कोर्ट के जो मामले होते हैं, कोई बड़ा फैसला आता है तो वो नज़ीर बनते हैं, रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्या रामलला का केस भी, चाहे काशी हो चाहे मथुरा का मामला हो, क्या वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका उपयोग हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, राम मंदिर के केस में जो उस केस के ड्रॉबैक्स थे और जो उस केस से हमने सीखा, उसका बहुत हमें उसका लाभ मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। 2020 1 SCC पेज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शास्त्रीय सनातन नियम को माना और ये कहा कि अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है और मंदिर तोड़ देने से मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। और जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, उसकी लीगल एंटिटी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर का क्या कॉन्सेप्ट है। राम मंदिर का केस में बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे हिंदू लॉयर्स ने मुस्लिम ग्रंथ, मुस्लिम शास्त्र, हदीस, कुरान और उनके जितने इस्लामिक लॉज हैं उसको पढ़ा, और जो मुस्लिम लॉयर्स हैं उन्होंने हिंदू शास्त्रिक नियम और जितने वेद पुराण उपनिषद हैं उसको पढ़ा, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली वो सारी बातें जजमेंट में उभर के सामने आई। तो हम लोगों ने वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट समझा, वो कब लागू होगा, नहीं लागू होगा, वक्फ क्या होता है, वो उस बात को समझा। साथ ही साथ राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक नज़ीर दी है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे कंडक्ट किया जाता है, उस सर्वे की रिपोर्ट का क्या महत्व होता है, जो गैजेटियर्स होते हैं, ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, उसका क्या महत्व होता है, क्या 500-600 साल पहले जो इतिहास में हुआ है वो डिस्प्यूट आज कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं। CPC के काफ़ी एक डेलिकेट इश्यूज होते हैं, वो राम मंदिर के केस से सीखने को मिले। ऑर्डर 26 रूल 10 है जिसके तहत ये सारी ASI और एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया की गई, उसकी उत्पत्ति राम मंदिर के केस से हुई है। तो राम मंदिर के केस में बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसी नज़ीर बनी है जो आज भी काम आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के केस में जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक भूषण साहब ने एडेंडा लिखा है उसी जजमेंट में, उसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पे भगवान राम के जो जहाँ पे जन्मभूमि है उसका क्या महत्व है हिंदू समाज के लिए। कैसे गुरु नानक देव ने 1510 में सरयू में स्नान करके राम मंदिर की पूजा की थी, 1510 में, मतलब मंदिर तोड़ने के 18 साल पहले। तो राम मंदिर के केस ने बहुत सिखाया कि इस तरह के केसेस आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और एक लॉयर की क्या क्या ड्यूटी होती है और किस किस बातों का आपको ख्याल रखना है। आपने जिस तरह से बताया, अगर तुलनात्मक तौर पे देखा जाए तो राम मंदिर से अगर तुलना की जाए तो इस पूरे मामले में, चाहे काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, साक्ष्य बहुत ठोस हैं, इसलिए भी एक उम्मीद बंधी हुई है। दूसरी तरफ आपने संकल्प की बात की, आप हैं, आपके पिताजी हैं, काशी विश्वनाथ को लेकर जिस तरह से आप अधिवक्ता के तौर पे भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप भावनात्मक तौर पे भी जुड़े हैं और ऐसा लगता है कि ये संकल्प भी आपका है कि काशी विश्वनाथ को मुक्त कराना है। ये संकल्प शक्ति कहाँ से आई? देखिए, ये संकल्प शक्ति आती है कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ की जो इम्पोर्टेंस है
ये सिर्फ मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस रामास्वामी ने इसी केस में, जब एक काशी विश्वनाथ एक्ट पारित हुआ था 1983 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जिसे राष्ट्रपति की एसेंट मिली, उस एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रामास्वामी ने जजमेंट लिखा है 1997 में सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उस 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो काशी विश्वनाथ में स्थित है। तो काशी की जो महत्ता है, वो जो 5 कोस का एरिया है, मैंने उस एरिया को, मैं वहाँ पे गया हूँ, उसकी आध्यात्मिक महत्व को समझा है, जिसे कहते हैं वो मुक्ति मंडप, जो काशी, जो अभी एएसआई ने अपने सर्वे में लिखा कि वो महामुक्ति मंडप है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से काशी विश्वनाथ का जो एरिया है 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र एरिया, ये माना जाता है मुक्ति का एरिया है। जिन लोगों को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, निर्वाणा चाहिए, वो उसका क्षेत्र है। और आज भी आप अगर काशी जाएंगे तो जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंतिम क्षणों में काशी में रहते हैं, ये मानते हुए कि यहाँ से अगर हमारी मृत्यु होगी तो हमें सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। तो काशी का जो महत्व है वो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा है। और मैं ऐसा मानता हूँ सिर्फ ये मुक्ति की बात नहीं है, वो ज्ञान का क्षेत्र है, वो आध्यात्म का क्षेत्र है, और जो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है वो मतलब असीमित ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। और जैसे आज अगर आप ज्ञान व्यापी में दर्शन करेंगे तो जो अभी अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में मंदिर बनवाया था, उसके ठीक सामने एक कुआं है। उस कुएं का जल का आज भी आचमन कराया जाता है, और ये बोला जाता है कि आपको बहुत सारा एक जिसे कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान उस जल के आचमन करने से मिलता है। तो काशी का हमने काफ़ी अध्ययन किया और बहुत अनुभूति हुई है कि काशी सिर्फ एक मंदिर नहीं है हम लोगों के लिए, काशी हम लोगों के लिए पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है। जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले काशी था, और उसे कहा जाता है मदर ऑफ सिविलाइजेशन। हम सबकी उत्पत्ति से पहले काशी एग्जिस्ट करता था। तो ये सिर्फ एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा का जो केंद्र है उसको मुक्त कराने की, रेस्टोर करने की लड़ाई है। और उस केंद्र में वहाँ पे आदि विश्वेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थित है, और इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये केस एक वकील के नाते तो हम लड़ ही रहे हैं, पर इस केस को हम एक भक्त के नाते भी लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जब मैं अपनी लीगल करियर की स्टडी कर रहा था तो जो ऑनरेबल इस समय अटॉर्नी जनरल है वेंकट रमनी साहब, वो हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम में। तो उन्होंने कहा लॉयर 2 तरह के होते हैं, एक लॉयर होता है जो अपना काम कमिटमेंट से करे, और एक लॉयर होता है जो अपना काम फीस के लिए करे। जैसे राम जेठमलानी साहब हैं, वो आतंकवादियों के लिए अपियर हुए, उन्होंने कहा कि मैं भाई, मुझे आई एम गेटिंग माई फीस, प्रोफेशनल फीस, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और एक है प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो एक कमिटमेंट के लिए, या कपिल सिब्बल जैसे लोग, या राजीव धवन जैसे लोग, जो सिर्फ फीस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए कर रहे हैं। तो जब उस तरह के कॉजेस के लिए लोग उस साइड हो सकते हैं, तो उस तरह के कॉजेस के लिए लोग इस तरफ क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मेरे पिताजी ने अपने जीवन में 47 ईयर्स के लीगल करियर में अपना पूरा लीगल करियर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और अपने समाज की रक्षा करने के लिए उसमें उन्होंने अर्पित किया है। तो मैंने भी यही, मुझे भी उनसे देख के ये एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी अब उनका सहयोग करना चाहिए इस पूरी चीज़ों में, और इसीलिए हम लोग इस केस को लड़ रहे हैं। और सिर्फ ये केस ही नहीं, काशी, मथुरा, भोजशाला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये जितनी जगह गुलामी काल में हमसे छीनी गई है, उन सबको लीगल माध्यम से मुक्त कराने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया। आप गुलामी काल की बात कर रहे हैं, तो एक तथाकथित इतिहासकार है इरफान हबीब, वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर मूर्तियां मिल गई सर्वे में तो मिल गई, बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों करना, इतिहास में क्यों जाना। नहीं, देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ, अगर आज इरफान हबीब से साहब से पूछा जाए कि हादिया सोफिया में क्या हुआ था, वहाँ पे आपने क्यों रेस्टोरेशन किया, जेरूसलम की लड़ाई आज क्यों लड़ी जा रही है, छोड़ दीजिए जेरूसलम की लड़ाई, हादिया सोफिया को कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत थी, ना ही करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें बड़ी, एक मैं कहूँगा हिपोक्रेसी वाली बात है कि आप एक सिविलाइजेशन को बताना चाहते हैं कि देखिए मैंने आक्रांताएं की हैं, मैंने आपके घर में गलत कब्जा किया है, पर उस गलत कब्जे के बारे में बात मत करिए। अगर गलत कब्जे के बारे में बात करेंगे तो देश में कम्युनल टेंशन हो जाएगा। ये उसी तरह की बात है जैसे कोई गुंडा आपके घर में घुस आए और घर को कब्जा कर ले, और जब आप उसको रेस्टोर करने जाए तो कहेंगे देखिए हम लोगों में भाईचारा बना रहे। इसको अगर आप रेस्टोर करने की बात करेंगे तो क्यों इतिहास में जाना है। अगर ऐसी बात है तो आज मैक्सिमम जो सिविल केसेस चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाने चाहिए। अगर इरफान हबीब साहब का कोई घर कब्जा कर ले आज, तो कहें सब छोड़ दीजिए, क्यों इतिहास में जाना है। उसको वापस लेने के लिए लड़ाई मत लड़िए, उसको भूल जाइए।
बिल्कुल सही बात है। और आप जिस तरह रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं, जब रामलला का मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश में जहां जहां सनातनियों ने देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो वहां जो प्रत्यक्ष देख रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन आपने तब किए थे जब वुजू खाने का सर्वे हो रहा था। वो भावनाएं क्या थी, अधिवक्ता के नहीं एक भक्त के तौर पे? देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जब 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो रहा था और वहाँ पे वजू टैंक में हमें हमारे बाबा मिले थे, तो वो भावना तो मैं हमारी सारी लीगल टीम ने चिल्ला उठी थी उसी परिसर के अंदर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और अपने ईश्वर अपने आराध्य को सामने देखा था हमने। शिवलिंग और फाउंटेन के बीच का फ़र्क हम लोग समझते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो कोई फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग है। और जब उसका एएसआई सर्वे होगा तो वो शिवलिंग ही निकलेगा। कोई भी सर्वे करा ले, किसी भी वर्ल्ड की एजेंसी से उसका सर्वे करा ले, वो शिवलिंग ही निकलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर उनको इतना यकीन है कि ये फाउंटेन है, जो उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये फाउंटेन है, और उसका जब एएसआई सर्वे का आदेश, जांच का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतजामिया आया और अंजुमन इंतजामिया ने कहा इस सर्वे को रोक दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग ही है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है, अति प्राचीन शिवलिंग है। और जो बात आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये कोई हल्की बात नहीं है। जब इसका सर्वे होगा, ये बात सिद्ध होगी सर्वे के माध्यम से कि वो शिवलिंग है और अति प्राचीन शिवलिंग है। और जो बात मैं कह रहा हूं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी प्राइमा फेसाई रिपोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने 52 पेज की ओपिनियन दी थी कि क्या ये सर्वे हो सकता है। एएसआई ने कहा ये सर्वे हो सकता है, बिना शिवलिंग को डैमेज किया हो सकता है, और प्राइमा फेसाई देखने से अति प्राचीन लग रहा है। तो भक्त के रूप में हम लोगों को बहुत ही एक ग्लानि फील हुई कि इतने दिन तक उसमें हाथ पैर धुलते रहे, कुल्ला होता रहा, गंदगी मचती रही। पर जिस दिन हमने ये 16 मई 2022 को देखा कि वहाँ पे शिवलिंग हमें बरामद हुआ है, तुरंत उसी दिन हमने, उसी क्षण मैंने कसम खा ली कि ये आज आखिरी दिन है जब हमारे शिवलिंग पे वजू हो रहा है। और 16 मई को सुबह 10 बजे ये शिवलिंग हमें बरामद हुआ है। 11 बजे ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब के सामने पहुंच के मैंने उस जगह को सील करा दिया था, और तब से लेके आज तक वो जगह सील, अभी तक उस पर वजू नहीं हुआ है। बीच में वहाँ पे मछलियां मर गई थी और बहुत सारा गंदगी और बदबू फैली हुई थी। और बड़ा एक अजब संजोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सारे लोगों से निवेदन किया था कि सारे मंदिर साफ होने चाहिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले एप्लीकेशन दी थी कि उस जगह को साफ किया जाए। संजोग की कुछ ऐसी बात देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है करीब 16 जनवरी 2024 को आया है, और प्राण प्रतिष्ठा होने से 3 दिन पहले 19 जनवरी 2024 को बाबा की साफ सफाई हुई है। तो वो बाबा ही हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कोई डाउट नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है। और जब उसकी जांच होगी तो हम लोगों की ज्ञान व्यापी का शिवलिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो है, वहीं पे एग्जिस्ट करता है, जिसकी पूजा का अधिकार हमें आज भी है। और पिछले एक साल से ऊपर हमें वंचित किया गया है स्टे ऑर्डर लगवा के। तो अब आप कैसे, मुझसे लोग कहते हैं कि उसकी तुरंत पूजा के ऑर्डर के लिए जाइए। तो इसमें लीगल प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको उसको एसर्टेन करना है कि वो शिवलिंग है, एसर्टेन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें उसकी पूजा की मांग करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भक्त के हैसियत से ईश्वर हमें इतनी शक्ति देंगे कि बहुत जल्दी वो जो पूरा परिसर है ज्ञान व्यापी का मुक्त होगा। और आप मेरी बात लिख लीजिए, वो स्वर्णिम दिन हम लोग देखने जा रहे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पे दूसरा भव्य समारोह और आयोजन करने जा रहे हैं, और सारे सनातनी दोबारा बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र से लाभान्वित होने वाले हैं। अंत में एक सवाल और आपसे कि उस शिवलिंग का एएसआई सर्वे कब तक हो सकता है, और ये जो पूजा का रास्ता है जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है वहां पर, क्या वो आने वाले दिनों में खुल सकता है? हमारी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा रेस्टोर होनी चाहिए व्यास परिवार के तहखाने में। उसकी सुनवाई 29 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 जनवरी इसी मंडे को सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन पड़ने वाली है, और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो स्टे है एएसआई सर्वे पे, उस स्टे को वेकेट किया जाए और वहाँ पे जांच होनी चाहिए। और जैसी जांच हो जाएगी तो उसमें वहाँ पे भी आगे हम जांच की रिपोर्ट के आधार पे पूजा का अधिकार मांगेंगे। तो लीगल प्रक्रिया जितनी है, एक एक क्षण हमारी लीगल टीम हम लोग
इसी में लगे हुए हैं कि इसको हमें मुक्त कराना है और जितनी लीगल कार्रवाई अपनी तरफ से कर सकते हैं उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल विष्णु जी, हम वो जनरेशन है जिसने राम लला के दर्शन किए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखी है, मंदिर वहीं बनाया गया है और शायद हम वो सौभाग्यशाली जनरेशन भी बने जो वहाँ काशी विश्वनाथ को में बाबा के दर्शन करने जाएं, उसी स्थान पे जहाँ पर बाबा रहते हैं, सदियों से रहते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से रहते हैं और उनको मुक्त कराया जाए। और हम मथुरा भी चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि भी जो है हमारी ये पीढ़ी जरूर देखे उस मंदिर को बनते हुए भी और वहां पर विराजमान होते हुए भी। आपने पूरी जानकारी दी, पांचजन्य के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।